स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत शारीरिक संरचना से संबंधित, सभी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित, नियम अधिनियम और अधिकार से संबंधित, साथ ही कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और यह हमारी सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो पहला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 का कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2006 या 1 अप्रैल 2007। सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। तो जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसकी जो शुरुआत है वह हुई थी अक्टूबर 1997 में हुई थी। और यह कार्यक्रम माताओं, शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर में कम करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसी से जुड़े कुछ कार्यक्रम हैं, उनके बारे में और जान लीजिए आप। जैसे कि इसी के अंतर्गत आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, और साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो ये सभी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की से जुड़े कार्यक्रम हैं। अब आप जानिए कि प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सेकेंड की जो शुरुआत है वह कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, अप्रैल 2005 में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2005, ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे पहले यह कार्यक्रम चलाया गया था, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1997 में। और जो सेकेंड चलाया गया था प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन दिए गए हैं 1 मई 2005, 29 मई 2006, 1 अप्रैल 2004 या 25 अप्रैल 2006। तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश दीनदयाल चलित अस्पताल योजना है, इसे दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाए किसे और किस नाम से जाना जाता है, तो दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ याद रखिए कि इस योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है, दूर दराज या जो वंचित क्षेत्र हैं, जहां पर अस्पताल कम है, स्वास्थ्य केंद्र कम है, वहां पर क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के साथ याद रखिए कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत 29 मई 2006 को हुई थी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है। ऑप्शन है 11, 40, 86 या 79। तो याद रखिएगा, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो कि मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों में संचालित है, और जो कि 86 विकास खंडों में संचालित है यह योजना। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, सहारा योजना, जवाली योजना या जननी सुरक्षा योजना। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लिया गया है, तो बस आप एक लाइक जरूर करें वीडियो को देखकर। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जो योजना संचालित है वह कौन सी है, जननी सुरक्षा योजना। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आप थोड़ा सा जननी सुरक्षा योजना को जान लीजिए कि शुरुआत 12 अप्रैल
2005 को मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी और यह किसकी है? NRHM द्वारा शुरू की गई यह योजना है। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा शुरू की गई योजना है, जो कि क्या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है उनमें कमी करना इस योजना का उद्देश्य है। अगर आपने योजनाओं की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। इसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी, तो योजना की वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश की नई लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 सितंबर 2005 या 1 दिसंबर 2008। तो नई लाडली लक्ष्मी योजना जो प्रारंभ की गई है वह 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है और जो इसका उद्देश्य है वह बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है लाडली लक्ष्मी योजना का। साथ ही उनके लिंगानुपात में सुधार करना, शैक्षिक स्थिति में सुधार करना और लड़कियों के स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2007। अगला प्रश्न दिया क्या है, मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं इनके लिए उषा किरण योजना चलाई जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 से यह योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य है वह महिलाओं की सुरक्षा और सहायता करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उषा किरण योजना। अगला प्रश्न है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 2010, 1 सितंबर 2010, 15 नवंबर 2010 या 1 दिसंबर 2010। तो याद रखिएगा, एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए चलाई जा रही योजना है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर 2010 को की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाड़ियों के पुनरुद्धार से, बाड़ी नामक बांध बनने से, बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, बाड़ी परियोजना का संबंध फलदार पौधे लगाने से है बाड़ियों में। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर JNNURM में सम्मिलित है? ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या उज्जैन। याद रखिएगा, JNNURM है, यह क्या है? एक मिशन है जिसका पूरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। और यह भारत सरकार द्वारा कब चलाया गया था? 2005 में चलाया गया था। यह क्या है? एक शहरी आधुनिकीकरण योजना है। इस योजना का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर JNNURM जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन है कि अगर हम लिस्ट देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो शहर शामिल किए गए हैं उसमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और साथ ही भोपाल को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत ग्वालियर को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप प्रश्न में सुधार लीजिए, JNNURM में शामिल नहीं है, वह है ग्वालियर शहर। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शामिल है, ग्वालियर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की रामरोटी योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिए गए हैं सितंबर 2010, अक्टूबर 2010, नवंबर 2010 या दिसंबर 2010। तो याद रखिएगा, रामरोटी योजना की जो शुरुआत है वह नवंबर 2010 में की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, माता की रसोई नाम से कार्यक्रम किस जिले की ग्राम सभा द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है मंडला,
कटनी, शहडोल या बालाघाट? तो याद रखिएगा, माता की रसोई नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है वह शहडोल जिले से प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साझा चूल्हा क्या है? ऑप्शन है, एक योजना है, एक स्थान है, एक त्योहार है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, साझा चूल्हा एक योजना है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई योजना है एक साझा चूल्हा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक योजना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना जुलाई 2011 को प्रारंभ की गई। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना किस आयु समूह के लोगों के लिए बनाई गई है? 5 से 18 वर्ष तक की आयु, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु, 18 से 45 वर्ष तक की आयु या 18 से 65 तक की? तो विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना है वह 18 से 65 वर्ष तक की आयु समूह के लोगों के लिए बनाई गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार में बालिका समृद्धि यहाँ पर है योजना का लाभ कितनी लड़कियों पर मिलेगा? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बालिका समृद्धि योजना है उसका लाभ 2 लड़कियों पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? बाल शोषण, बाल अपराध, बाल कुपोषण या ये सभी? तो याद रखिएगा, बाल संजीवनी अभियान बाल कुपोषण के लिए से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चलाई जा रही RCH2 कार्यक्रम किससे संबंधित है? माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर, उपर्युक्त सभी? तो याद रखिएगा, RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य। तो यह एक कार्यक्रम है जो कि मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु और सकल प्रजनन इन सभी के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले NREJA अंतर्गत शामिल हैं? तो प्रश्न में कहा गया है NREJA यानी कि जो नरेगा है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो कि कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 2005 में और इसके अंतर्गत सभी जिले शामिल हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या ध्येय है? ऑप्शन है, नहर निर्माण करना, कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करना, दूध उत्पादन करना, पशु चारा करना। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का जो ध्येय है वह कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा सूरजधार कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए है? ऑप्शन है, भूमिहीन लोगों के लिए, कृषकों के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए, उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। तो याद रखिए, अन्नपूर्णा सूरजधार जो कार्यक्रम है वह अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों किसानों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए यह योजना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन है वह 2006 से 7 में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1970, 1972, 1971, 1973?
तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1972 को एमपी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन हुआ, जबकि भारत में 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन। अगला प्रश्न दिया गया है, उपरोक्त अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में सम्मिलित क्या है? ऑप्शन है यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, नैतिक दुर्व्यवहार, दोनों ए और बी। याद रखिएगा, जो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम है, इसके अंतर्गत यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार दोनों ही सम्मिलित हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए व बी। अगर आपने अधिनियम से संबंधित थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो सभी अधिनियम को मैंने काफी विस्तार में पढ़ाया है, तो आप अधिनियम की जाकर क्लासेस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? धारा 28, धारा 29, धारा 30 या धारा 31? तो याद रखिएगा कि जो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत महिला को अपील करने का प्रावधान धारा 29 में है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 29 में प्रावधान है अपील करने का। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो प्रश्न में पूछा गया है लागू करने की डेट, जो कि है 1 जुलाई 1961। प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब अधिनियमित हुआ, तो वह हुआ था 20 मई 1961 को। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट हैं। यह डेट है अधिनियमित होने की और यह डेट है 1 जुलाई 1961 लागू होने की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1961 से। अगला प्रश्न है, दहेज में सम्मिलित है ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय दी गई हो, विवाह के पूर्व दी गई हो, विवाह के पश्चात दी गई हो, या उपर्युक्त में से किसी भी स्थिति में। तो याद रखिएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो कहा गया है कि ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो इस स्थिति में से किसी भी स्थिति में दी गई हो जिसमें विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात दी गई हो, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से किसी भी स्थिति में। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 21, अनुच्छेद 14, 16, 21, अनुच्छेद 14, 23, 90 या अनुच्छेद 14, 20, 21 से। तो याद रखिएगा, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 है, उसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण अधिनियम की कौन सी धारा द्वारा किया गया है? ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 10? याद रखिएगा, लैंगिक उत्पीड़न का जो निवारण अधिनियम है, इसकी धारा 3 द्वारा किया गया है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बालकों को दिया गया है, किस वर्ष में यह जोड़ा गया है? तो पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 21 ए है, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बालकों को दिया गया, जो कि किस वर्ष दिया गया? तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2002 में यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2006 का 2000 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बालकों की उचित देखभाल की व्यवस्था करना एवं उनका संरक्षण।
बालकों द्वारा हुए अपराध में न्याय नियंत्रण बाल मैत्री की अवधारणा का अंगीकरण करना या बालकों का सर्वोत्तम हित या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 का जो उद्देश्य है वह है बालकों की उचित देखभाल की व्यवस्था करना एवं उनका संरक्षण, बालकों द्वारा अपराध में न्याय निर्णय बाल मैत्री की अवधारणा का अंगीकरण, बालकों का सर्वोत्तम हित, ये सभी शामिल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में कुल जो धाराएं हैं वह 101 हैं और अध्याय 12 हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ याद रखिए कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 23 अगस्त 2006 को लागू किया गया था। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं, तो याद रखिए जो मानक अधिनियम 2013 है उसमें 13 धाराएं हैं, 13 अध्याय हैं। याद रखिएगा 13 अध्याय हैं और 45 धाराएं हैं 2013 अधिनियम में। और जो यह लागू हुआ था उसकी भी डेट याद रखिए, 5 जुलाई 2013। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर 2006 से पूछा जाए तो 101 धाराएं और 12 अध्याय हैं। अगर आपसे 2013 का पूछा जाए तो 13 अध्याय और 45 धाराएं हैं। अगर आपसे 2006 का 6 कब लागू हुआ तो 23 अगस्त 2006 और 13 कब लागू हुआ तो 15 जुलाई 2013 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का उद्देश्य क्या है? खाद्य से संबंधित विधियों से को समेकित करें, खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने, विनिर्माण भंडार वितरण विक्रय और आपात को विनिमय करने, या यह सभी। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का जो उद्देश्य है वह यह सभी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो पदेन अध्यक्ष है वह कौन होता है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का विषय कौन सी सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विषयवर्ती सूची? याद रखिएगा, भारत के संविधान में खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का जो विषय है वह समवर्ती सूची में शामिल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी, तिल्ली, थाइमस, यूरल ग्रंथि। तो याद रखिएगा, शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। और शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है वह भी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, गाल ब्लैडर या लीवर? याद रखिएगा, इंसुलिन है जो मनुष्य के शरीर में पेनक्रियास से निकलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लैंगरहंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तिल्ली, जनन, मस्तिष्क या अग्नाशय? याद रखिएगा, लैंगरहंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वह अग्नाशय में स्थित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, गुर्दा, पेट, अग्नाशय? तो याद रखिएगा, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत, लीवर, और जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है अग्नाशय। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है,
किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दबाव बढ़ जाते हैं? तो याद रखिएगा, एड्रीनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दबाव बढ़ जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में रक्तचाप एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है शर्करा, प्रोटीन, वसा या लवण? याद रखिएगा, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है शर्करा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन है समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा, उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर, खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर। याद रखिएगा, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैविक रंजन जिनसे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करता है वह है मेलानिन। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हार्मोन एड्रीनल रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायता होती है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंता में होता है तो वह तनाव के स्तर के सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा, हार्मोन एड्रीनलिन जब कोई गुस्से में होता है या चिंतित होता है या तनाव के स्तर में सामंजस्य में शरीर में सहायता करता है, शरीर में क्या करता है? यह सहायता करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा? याद रखिएगा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है? वृषण, अंडकोश की थैली, प्रोस्टेन ग्रंथि, सेमिनल, वेसिकल? याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, ये भी आप याद रखिए, नर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है जो कि वृषण में संश्लेषित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट, 10 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट या 1024 बाइट? याद रखिएगा, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? स्मृति, सीपीयू, कुंजी पटल या प्रिंटर? याद रखिएगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू, डिस्क, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क? याद रखिएगा, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम क्या है? रॉबर्ट नोयस? ए बी ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऊपर नीचे है, तो ऐसा दिया गया है रॉबर्ट नोयस, गार्डनर मूर या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम ए और बी दोनों ही हैं, रॉबर्ट नोयस और गार्डनर मूर, ये दोनों ही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। यहां कर लीजिए आप, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? देखिए, आईसी कहा जाता है शॉर्ट में, इंटीग्रेटेड सर्किट। रमन ने, जेएस किल्बी ने, रॉबर्ट नायक ने, चार्ल्स बैबेज ने? याद रखिएगा, आईसी का जो विकास है वह जेएस किल्बी ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संगणकों कंप्यूटर्स में जो आईसी चिप है वह प्रायः किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, लेड या सोने की?
याद रखिएगा जो आईसी चिप है वह सिलिकॉन की बनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट, मीटर, बिट या मिलीमीटर? याद रखिएगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेगाबाइट में मापते हैं कंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। याद रखिएगा मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आती हूं मैं। तो आप बस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। अगला प्रश्न दिया गया है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट, बग, बिट या घन मीटर? याद रखिएगा स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई है वह बाइट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? चिप, बग, बाइट या बिट? याद रखिएगा कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है बग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है सिम का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।